संस्कार एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जितना हो सके इसको शेयर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें। देखिए, आज हम संविधान सभा वाला टॉपिक लेकर आए हैं। संविधान सभा क्या है, कैसे है, कब बनी, क्या ज़रूरत पड़ी, इस चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे आज संविधान सभा को लेकर। संविधान सभा की किसने मांग रखी, कब रखी गई, किसके द्वारा रखी गई, इन पहलुओं पर, इन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखें, आज का हमारा टॉपिक संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द असेंबली। संविधान सभा की क्या ज़रूरत, कब से। देखें, संविधान सभा की हम बात करते हैं तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार रखा। बाल गंगाधर तिलक ऐसे महान व्यक्तित्व जिनके दिमाग में संविधान सभा की बात आई कि हमारा जो संविधान है, हमारी जो रूपरेखा है, हम खुद तैयार करेंगे, अपना कानून, अपने नियम हम खुद बनाएंगे। तो 1895 के अंतर्गत स्वराज विधेयक में उन्होंने सबसे पहले मांग रखी संविधान सभा की कि भाई भारतीयों का एक संविधान, भारतवासियों का एक संविधान होगा और इस संविधान के तहत हम अपने देश को चलाएंगे। तो एक संविधान सभा की बात, सर्वप्रथम प्रश्न बनता है कि संविधान सभा की जो मांग है किसके द्वारा रखी गई। बीजी तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा रखी गई थी। तो फिर आगे के क्रम में देखें, हमारा जो व्यक्तित्व निकल के आया 1922 में महात्मा गांधी महोदय द्वारा, महात्मा गांधी ने संवैधानिक सभा की मांग की। महात्मा गांधी ने, तथा 1928 में जो हमारे मोतीलाल नेहरू थे उनके द्वारा भी संविधान सभा की मांग रखी गई। लंबे समय के अंतराल के दौरान संविधान सभा की मांगें रखी जाती हैं और क्योंकि देश स्वतंत्रता की आंदोलन की नींव रखने में तैयार था, उस नींव को मजबूत बनाते हुए, क्योंकि अपने देश की शासन की जो व्यवस्था है अपने हाथों में लेनी थी, तो आगे नेहरू समिति ने भी संविधान सभा की मांग रखी। फिर 1935 के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम आया। भारत शासन अधिनियम के तहत ही यहाँ पर संविधान सभा की घोषणा की गई आधिकारिक तौर पर कि संवैधानिक सभा होगी। एक भारत की संवैधानिक सभा की मांग की गई, औपचारिक रूप से मांग की जाती है और इस मांग के अंतर्गत संविधान को प्रस्ताव, यानी कांग्रेस के जो लखनऊ अधिवेशन होता है, यहाँ लखनऊ अधिवेशन के अंतर्गत यहाँ मांग को रख दिया जाता है और आधिकारिक घोषणा भी कर दी जाती है। तो यहाँ लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा की पुष्टि भी कर दी गई। तो आगे देखें, अगस्त प्रस्ताव, तो 1940 में अंग्रेजों ने पहली बार संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से जो संविधान सभा की जो हमारे लंबे समय से मांग चली आ रही थी, देखें 1895 से लेकर 1940 में, बहुत लंबा समय हो गया उस मांग को लेकर। क्या है, सभा की अगस्त प्रस्ताव आया, तो अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा ने औपचारिक रूप से क्या है घोषणा की गई कि भारत की एक संविधान सभा होगी अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से, और औपनिवेशिक स्वराज भी दे दिया जाएगा। लेकिन भारतीय इस चीज़ को लेकर तैयार नहीं थे कि भाई संविधान सभा की बात को तो स्वीकार कर लिया गया और कह दिया गया कि हाँ आपकी संविधान सभा होगी। उस संविधान सभा को लेकर चर्चा होने लगी। अब तो देखें, 1940 में संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया और इसमें संविधान सभा शब्द का भी उल्लेख किया, क्योंकि भारतीयों की क्या है, सभा होगी, असेंबली होगी। उस असेंबली के माध्यम से संविधान सभा बनाई जाएगी। तो अगस्त प्रस्ताव को ध्यान रखना है। फिर अगले क्रम में यहाँ पर के क्रिप्स मिशन, स्टेफर्ड क्रिप्स ने कह दिया, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संविधान सभा का प्रावधान था कि भाई भारतीय संविधान तो बनाएंगे, संविधान सभा बनाएंगे, लेकिन कैसे, अप्रत्यक्ष रूप से। निर्वाचित संविधान सभा का प्रावधान वह प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के द्वारा चुनी जानी थी। यहाँ क्रिप्स मिशन के माध्यम से कह दिया, जो निम्न सदन है, जो विधानमंडल के माध्यम से क्या है, संविधान सभा को चुना जाएगा, संविधान सभा रखी जाएगी, संविधान को बनाया जाएगा भारतीयों को, क्योंकि भारत उस टाइम आज़ादी की ओर अग्रसर हो रहा था। हमारे बड़े बड़े शीर्ष नेतृत्व उस आज़ादी की आग में झुलस रहे थे। तो अब लगने लगा था कि देश आज़ाद होगा तो देश की बागडोर भारत के लोगों के द्वारा होगी। तो 1940 में
कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का निर्वाचन होता है। मैं बता देता हूँ, यहाँ 1945 में लेबर पार्टी की सरकार आई। लेबर पार्टी की सरकार चेंज हो गई थी, तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री हैं क्लीमेंट एटली को बनाया गया। क्लीमेंट एटली जब लेबर पार्टी की तरफ से जो प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने एक कैबिनेट मिशन के माध्यम से अपने 3 मंत्रियों का दल जो भारत भेजा। 3 मंत्रियों के दल में जो भारत भेजा गया, उस भारत ने संविधान सभा का जो निर्वाचन किया गया, उस दल के माध्यम से उसमें आते हैं आपके स्टेफर्ड क्रप्स भी है, A.B. अलेक्जेंडर हैं, सर पैट्रिक लॉरेंस हैं। इन 3 व्यक्तियों का जो दल है, कैबिनेट जो मंत्री थे, उन कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजा गया और संविधान सभा के निर्वाचन की जो मांग है उसको पूरा किया गया। यह निर्वाचन प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों के द्वारा जो इनका जो निर्वाचन है, जो निम्न सदन था, क्योंकि जो 1935 से 37 में जो विधानसभाओं के चुनाव हुए, क्योंकि उस टाइम 11 ब्रिटिश प्रांत थे, तो उन प्रांतों में निम्न सदन के द्वारा प्रांतीय विधानमंडलों के द्वारा निर्वाचन की बात को स्वीकार किया गया और किस तरह से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा क्या किया गया, इनके निर्वाचन की बात रखी गई। क्योंकि वहाँ उस टाइम स्थिति ये थी, एक बार तो ये लगा कि वैश्य मताधिकार के आधार पर क्या है संविधान सभा का निर्वाचन किया जाएगा, लेकिन उस टाइम ऐसा करना संभव नहीं था। इसलिए जो हमारी सदन थी, सरकार थी, उस सरकार के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एवं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से क्या है, इसका निर्वाचन किया गया। आगे देखें, अब संविधान ये रखा गया कि भाई ये निर्वाचन प्रणाली को भी तय कर लिया गया। अब बात रखी गई कि हमारे देश से संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होंगे, कहाँ से कितने सदस्य लिए जाएंगे, एकल इस पद्धति को भी अपना लिया गया। तो टोटल भारत की जो उस टाइम की जो जनसंख्या थी, उस जनसंख्या के आधार पर और देश विभिन्न क्षेत्रों में बटा हुआ था। उन क्षेत्रों की बात करें तो उस टाइम पर हमारे 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 4 केंद्र शासित प्रदेश से और 562 देशी रियासतों में बटा हुआ था। उन रियासतों को लेकर उनको वहाँ चर्चा की गई कि किस तरह से कहाँ से कितने सदस्य लिए जाएंगे। तो उन 11 ब्रिटिश प्रांतों से रखा गया कि भाई 296 सदस्य, संविधान सभा के कुल सदस्यों की हम बात करें तो 389 सदस्य रखे गए थे अविभाजित भारत की तरफ से, कि उस भारत में कि 389 सदस्य हैं, पूरे भारत देश से 389 सदस्य लिए जाएंगे और वह भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से लिए जाएंगे। और यह भी तय कर दिया गया 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित किया जाएगा। तो उस टाइम की जनसंख्या के आधार को देखते हुए कि भाई 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित किया जाएगा, तो कुल सदस्यों की जो संख्या थी 389 रखी गई। और उनमें से मैं डिवाइडेशन बता दूं, जो ब्रिटिश भारत था हमारा, उसमें 11 प्रांत आते हैं और 11 प्रांतों के माध्यम से उस ब्रिटिश भारत के अंतर्गत तो 296 सदस्य निर्वाचित किए गए। 296, उनमें कमिश्नरी क्षेत्र से 4, उनके कमिश्नरी क्षेत्रों में 4 आते हैं हमारे ABCD के नाम से, आपको याद रखना है ABCD। ये देखें ABCD क्रम याद हो जाएगा आपको। A मीन्स हमारे राजस्थान से था, अजमेर मेरवाड़ा। B मीन्स बलूचिस्तान जो अब वर्तमान पाकिस्तान के अंतर्गत है, और C कुर्ग कर्नाटक के अंतर्गत पड़ता है, और D दिल्ली जो देश की राजधानी है। 4 कमिश्नरी क्षेत्र से लिए गए और 292 सदस्य जो हमारे 11 ब्रिटिश प्रांत थे, तो 292 टोटल कमिश्नरी और ब्रिटिश प्रांतों से 296 सदस्य निर्वाचित किए गए। और 296 सदस्य ही उनके लिए निर्वाचन होगा 296 सदस्यों के लिए। बाकी के सदस्यों का जो मनोनयन किया गया था, क्योंकि हमारे राजा और रजवाड़ों की रियासत थी, कहीं ऐसा ना हो अप्रत्यक्ष निर्वाचन में किसी रियासत का जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, वो हार जाए, इसलिए उसके मान प्रतिष्ठा को क्या पहुँचे, हानि पहुँचे। इस चीज़ को देखते हुए तो वहाँ हमारे देसी रियासत या रजवाड़ों के माध्यम से 92 सदस्य तो आपके 93 ही सदस्य हैं। 93 सदस्य क्या है, मनोनीत किए जाते हैं। टोटल तो 389 सदस्य हैं हमारे देसी रियासत या रजवाड़ों से। 93 सदस्यों को क्या किया गया, मनोनीत किया गया। उनमें से जैसे हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो हमारी 19 देसी रियासतें थीं, तो 19 देसी रियासतों में से
14 सदस्य हमारे मनोनीत होकर जाते हैं। एकमात्र सदस्य था जो निर्वाचित होकर जाता है, जो भी कहाँ से, जो कमिश्नरी क्षेत्र था अजमेर मेरवाड़ा से एक सदस्य निर्वाचित होकर जाता है और उसका नाम भी है मुकुट बिहारी भार्गव को अजमेर मेरवाड़ा से निर्वाचित। बाकी के हम बात करें तो 14 सदस्य क्या है, रियासतों से प्रतिनियुक्ति यानी मनोनीत करके भेजे जाते हैं हमारी संविधान सभा में। तो 93 सदस्य मनोनीत और आपके 296 सदस्य निर्वाचित हो गए, तो इनकी कुल संख्या 389। अब देखते हैं इनका जो निर्वाचन है अप्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से किया गया। अब चुनाव 93 सदस्यों पर चुनाव नहीं होगा, बाकी के 296 सदस्यों पर चुनाव हुआ। तो उस टाइम पर सबसे बड़ी जो पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियां थीं। उन क्षेत्रीय पार्टियों के अंतर्गत देखें क्या क्या हुआ संविधान सभा के निर्वाचन की। तो मैंने बता चुका हूं 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को निर्वाचित किया गया। तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य हो गया, तो उसको 3 श्रेणियों में भी बांट दिया गया था। और इसके निर्वाचन जुलाई अगस्त के अंतर्गत हुए। निर्वाचन जुलाई अगस्त 1946 में होते हैं। जो जुलाई अगस्त 1946 के अंतर्गत निर्वाचन हुआ और उसमें देखें सीटों की जो संख्या है, कांग्रेस के द्वारा जो सीटें निर्वाचित की गई थी 208 सीटें कांग्रेस के द्वारा निर्वाचित की गई थी और मुस्लिम लीग के द्वारा 73 सीटें प्राप्त की और 73 और 15 अन्य पार्टियों के माध्यम से। तो यूँ करके 296 सदस्यों का चुनाव होता है। तो इसने मुस्लिम लीग ने क्या किया, इसका बहिष्कार किया कि भाई कांग्रेस की जो ये तो कांग्रेस की पार्टी है उसके ज़्यादा सीटें आई हैं। तो 208, 73 और 15 अन्य पार्टियों की यह कुल मिलाकर 296 सीटों के लिए क्या हुआ, चुनाव हुआ। तो देखें आगे यहाँ सामान्य सीटों की बात करते हैं तो 199 और सिख सीट जो थी 3 और मुस्लिम सीट थी 3। इस तरह से यहाँ सीटों की संख्या देखें, सामान्य सीटों पर जो चुनाव लड़ा गया कांग्रेस की तरफ से 208, 3 और मुस्लिम लीग के द्वारा 3, 199 है। तो सिखों की जो संख्या थी 3, मुस्लिमों की संख्या थी 3 और मुस्लिमों ने जो इसको 3 श्रेणियों में बांट दिया गया। मुस्लिमों उम्मीदवारों के लिए जो श्रेणियाँ थी सीटें प्रावधान की गई वो 78 की गई थी। सिखों के लिए 4, सामान्य के लिए 210, हिंदू जैन और ईसाई आते हैं इसके अंतर्गत। इसमें जो क्रम फिर इसने जो विजय प्राप्त की, कांग्रेस ने 208, सामान्य सीट ने 199 और आपकी सिख ने 3 और मुस्लिम ने 3। तो मुस्लिम लीग के वैसे सदस्यों की बात करें 73 सदस्य क्या हैं, विजयी होकर आते हैं उनमें से 78 में से। तो इस प्रकार यहाँ संविधान सभा की रूपरेखा तैयार की गई। और देखें जब तक इसके लिए स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग और आगे बताएंगे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अगली कड़ी की ओर चलते हैं कि संविधान सभा में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, क्या क्या घटनाएं हुई। देखिए संविधान सभा के चुनावों के बाद मैंने बताया था कि मुस्लिम लीग ने क्या किया, चुनावों का बहिष्कार कर दिया, क्योंकि बौखला गई थी मुस्लिम लीग। कह दिया कि भाई ये तो हिंदुओं की सभा है, कांग्रेस ने सर्वाधिक सीटें यहाँ प्राप्त की हैं, हमारी सीटें कम आई हैं, इसलिए मुस्लिम लीग क्या करती है, इसका बहिष्कार करती है पूर्ण रूप से। और आगे सुने, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया। और यहाँ बताते हैं महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा का चुनाव कहीं से नहीं लड़ा था। ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे संविधान सभा के सदस्य थे या नहीं, इसलिए आपको ध्यान देना है कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे मोहम्मद अली और जिन्ना। और देखें आगे तो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या पूछी जाती है कि भाई भारत की संविधान सभा में महिलाओं की टोटल संख्या कितनी थी, तो 15 सदस्य महिलाएं शामिल हुई। ध्यान रखना 15 महिला सदस्य शामिल होती हैं। और देखें तेज बहादुर सरपू और जयप्रकाश नारायण ने संविधान सभा से क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। तेज बहादुर सरपू और जयप्रकाश नारायण दोनों व्यक्ति चुनकर आते हैं, दोनों ने ही क्या कर दिया, त्यागपत्र देते हैं। यहाँ पर आगे देखें अब संविधान सभा बनकर हो गया तैयार। वो संविधान सभा हमारी बनकर तैयार हो गई, कमेटी निर्धारण हो गई, सबके लिए कमेटियाँ सौंप दी गई, किस किस कमेटी का कौन कौन अध्यक्ष होगा। आगे की कड़ी में तो इसकी जो पहली बैठक है 9 दिसंबर 1940 को की जाती है।
9 दिसंबर 1940 को इसकी प्रथम बैठक हुई। इस प्रथम बैठक में जो अध्यक्ष हैं हमारे अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए सच्चिदानंद सिन्हा को, क्योंकि वो वरिष्ठतम सदस्य थे। JV कृपलानी के सुझाव पर बनाया गया। हमारी एक परंपरा है कि वरिष्ठता के क्रम को लेकर जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा, उनको क्या बना दिया गया, अस्थायी अध्यक्ष। जब तक हमें अस्थायी अध्यक्ष का विकल्प नहीं मिलता है तब तक इसकी कार्रवाई बैठकों का संचालन सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। फिर आगे 11 दिसंबर 1940 को इसकी दूसरी बैठक होती है। उस बैठक में क्या हुआ, स्थायी अध्यक्ष बना लिए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया जाता है, स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। और SC मुखर्जी, अरेंद्र कुमार मुखर्जी को उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है। तो यहाँ अगली कड़ी में फिर यहाँ की प्रक्रियाएं चालू हो गई, बैठकें चालू हो गई, संविधान सभा की नियम समितियाँ उप समितियाँ बनने लग गईं। तो देखें 13 दिसंबर 1940 को इसकी तृतीय बैठक होती है। तृतीय बैठक में जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ज़्यादातर समितियों का कार्यभार था। इन्होंने अपना उद्देश्य प्रस्ताव तैयार किया और उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ संविधान सभा के समक्ष रखा। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा संविधान सभा में, तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। और इसकी और प्रश्न एक और है, BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया जाता है। BN राव को पूछा जाता है कि संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो BN राव। तो आगे अब संविधान के बारे में और हम डिटेल से पढ़ेंगे। अगला हम जिसके संविधान का पाठ लेकर आएंगे। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, इस नए सवेरे के साथ आप हमारे जो YouTube चैनल है संस्कार एकेडमी YouTube चैनल, इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भेजें और सभी मित्रों को जोड़ें, क्योंकि हमारी लाइव क्लासेज चलती हैं, उन पर जोड़ने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। धन्यवाद।